हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी निम्मी असाइनमेंट का जो अपना सॉल्यूशन चल रहा है दोस्तों, उसका अगला वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। तो डीसी मोटर के क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज का अपना 1 नंबर क्वेश्चन है 57। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी बात करें आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध, यानी बहुत ही निम्न मान का प्रतिरोध इसका होता है, यानी 1 ओम या इससे भी कम होता है। 1 ओम या इससे भी कम आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध वो रखा जाता है, क्योंकि इसको अधिक धारा इसमें से प्रवाहित होती है, तो इसका कारण इसका प्रतिरोध कम रखा जाता है। तो कम प्रतिरोध मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मेगर मेगर एक उच्च मान का प्रतिरोध नापने के लिए मेगा ओम में प्रतिरोध मापने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। यानी इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए भी इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में मापा जाता है और वो मापने के लिए मेगर प्रयोग में लेते हैं। जो इसका राइट आंसर नहीं है। मल्टीमीटर को क्या बोलते हैं दोस्तों? एवोमीटर। मल्टीमीटर क्या? एम्पियर यानी धारा और वोल्टेज, और ओम यानी प्रतिरोध। तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों हम एक साथ किससे माप सकते हैं? मल्टीमीटर से। एवोमीटर ही भी नहीं होगा। सीरीज प्रकार का ओम मीटर और केल्विन ब्रिज। तो राइट आंसर इसका केल्विन ब्रिज होगा दोस्तों। यानी निम्न मान का प्रतिरोध मापने के लिए कई बार क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कि निम्न मान का प्रतिरोध नापने के लिए हम किसका प्रयोग, किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं। बहुत प्रकार के ब्रिज है, जैसे शियरिंग ब्रिज होता है एक, तो शियरिंग ब्रिज। तो शियरिंग ब्रिज का प्रयोग हम धारिता यानी कैपेसिटेंस मापने के लिए हम इस शियरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। लेकिन केल्विन ब्रिज का उपयोग हम निम्न मान के प्रतिरोध, चाहे वो आर्मेचर का हो या किसी और चीज़ का हो, लेकिन निम्न मान का प्रतिरोध जैसे आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है, इसको मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हरियाणा लाइनमैन और ऐसे के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले क्वेश्चन है। और साथ ही अन्य प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, उनको चेकआउट कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करवाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग है वो किया जाता है। यानी वाइंडिंग शॉर्ट है या ओपन है इस चीज़ का, और आर्मेचर की वाइंडिंग है इस चीज़ का हमें परीक्षण करना है, तो किस में यानी कौन सा हम उपकरण काम में लेंगे? तो टोंग परीक्षक यानी टोंग टेस्ट इसको बोलते हैं। तो ये क्या है? चलती लाइन में से, चलती लाइन में जो प्रवाहित धारा है, चलती लाइन में प्रवाहित धारा का मान, धारा मान ज्ञात करने के लिए हम टोंग टेस्टर या क्लिप टेस्टर का प्रयोग हम करते हैं। जो इसका राइट आंसर नहीं है आंतरिक ग्राउलर। तो आंतरिक ग्राउलर का उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? सॉरी, एसी सर्किट के लिए हमें आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। और बाहरी ग्राउलर, जो इसका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। यानी बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया है हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के लिए करते हैं डीसी मोटरों में। और डिजिटल मल्टीमीटर वही हो गया दोस्तों, एवोमीटर यानी एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर यानी प्रतिरोध। तो राइट आंसर बाहरी ग्राउलर होगा दोस्तों। बाहरी ग्राउलर के द्वारा हम किसी भी डीसी मोटर के आर्मेचर का शॉर्ट और ओपन जो वाइंडिंग है इसका परीक्षण हम करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है डीसी मोटर गति नियंत्रण की विधि का नाम क्या है। डायग्राम दिया गया है और फील्ड डाइवर्टर विधि है, फील्ड टैपिंग विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो दोस्तों ध्यान से देखने पर, यानी यहाँ पर जो वाइंडिंग लगाई है इसके मानक अंकन अगर हम जूम करके देखें तो D1 D2 यानी सीरीज वाइंडिंग यहाँ पर दिखाई गई दोस्तों। यानी ये तो है सीरीज वाइंडिंग और ये हो गया आर्मेचर अपना, और ये हो गया एक परिवर्तित मान का प्रतिरोध। तो सीरीज वाइंडिंग क्या है इस पर, यानी इस प्रकार इस परिपथ को हम बना सकते हैं इस प्रकार। यानी अगर यहाँ पर आर्मेचर का सीरीज माने तो जो यानी परिवर्तित मान प्रतिरोध है वो सिर्फ क्या है? आर्मेचर के ही समांतर क्रम में है। आर्मेचर के ही समांतर क्रम में यहाँ पर अपना लोड लगाई डीसी सप्लाई मोटर को दी गई है। तो इस प्रकार इसका डायग्राम को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि आर्मेचर डाइवर्टर विधि, यानी सिर्फ आर्मेचर को ही यहाँ पर धारा का मान बदलकर डाइवर्ट किया जा रहा है। सीरीज जो वाइंडिंग अपने D1 D2, तो ये इस परिपथ से क्या है पार, इतने में क्या है आर्मेचर के ही समांतर में लगा हुआ, तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि इसका नाम होगा दोस्तों।
अगला अपना क्वेश्चन है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग वो किया जाता है। डीसी फील्ड कॉइल के लिए सुपर इनेमल्ड तांबे का तार या सिंगल सिल्क कॉपर कवर्ड, डबल सिल्क या पीवीसी कवर्ड। तो हम पहले बात करते हैं सही आंसर कौन सा है। तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए वाइंडिंग तार होता है दोस्तों सुपर इनेमल्ड तार, वाइंडिंग करने के लिए हम काम मिलते हैं डीसी मोटरों में। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करता है। तो बहुत ही सिंपल सा सूत्र है दोस्तों और याद रखना होता है, कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है और इसी आधार पर क्या न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है। डीसी मोटर की गति क्या होती है, अनसमानुपाती इबी बट्टा में फाई, यानी डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ की क्या है समानुपाती होती है और फील्ड फ्लक्स क्या है विलोमानुपाती होती है। तो अनसमानुपाती इबी बटा फाई, तो एक नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर रहने वाला दोस्तों। और 4 पोल डीसी मोटर में आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी है। तो यानी आर्मेचर की डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें तो दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है, समांतर रास्ते होते हैं, इनका प्रतीक होता है ए, तो इनके ये होते हैं पोल की संख्या के बराबर है, पोल इंटू प्लेक्स। और वेव में क्या होता है, वेव में समांतर रास्ते एक हमेशा ही कितने होते हैं, दो होते हैं वेव वाइंडिंग में। तो यहाँ पर हमसे पूछा है लैप वाइंडिंग का, तो लैप वाइंडिंग है और वो क्या है 4 पोल डीसी मोटर ड्यूप्लेक्स है। ड्यूप्लेक्स का मतलब दो, तो पोल कितने हो गए 4 इंटू प्लेक्स, प्लेक्स कितने हो गए ड्यूप्लेक्स यानी 2, तो 4 इंटू 2 समांतर रास्ते कितने हो गए 8। अगर यहाँ पर दे दिया जाता वेव वाइंडिंग का तो ए बराबर 2, यानी वहाँ पर पोल की संख्या चाहे कितनी भी हो प्लेक्स कितने भी हो हमेशा वहाँ पर समांतर रास्ते कितने होते हैं 2 होते। लेकिन अब अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है 8 होंगे, 4 इंटू 2 पोल इंटू प्लेक्स, प्लेक्स यानी डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स क्वाड्रप्लेक्स इस प्रकार से प्लेक्स। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। आर्मेचर के घूमने की दिशा दाएं हाथ की हथेली का नियम या दाएं हाथ के पकड़ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर का नाम क्या है, डायग्राम दिया है कि डीसी मोटर कौन सी है, ध्यान से देखने पर यानी ये अपने आर्मेचर की सीरीज A1 A2 और E1 E2 यानी शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, आर्मेचर के समांतर मिलेगी। यहाँ पर डीसी सप्लाई मोटर को दी जा रही है, तो शंट मोटर होगी दोस्तों, यानी डीसी शंट मोटर है। सिंपल सा डायग्राम है और कई बार डायग्राम देकर है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, करंट की दिशा डीसी मोटर में, तो दाएं हाथ के पके वही ऊपर वाले सिर्फ ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया दोस्तों। डीसी मोटर में करंट की दिशा या इसमें पूछ लिया जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड यानी प्रेरित ईएमएफ, या इसको बोल सकते हैं बैक ईएमएफ। तो ये हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ही ज्ञात करते हैं डीसी मोटर में, याद रखने वाला बिंदु है दोस्तों। घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेकिन प्रेरित ईएमएफ या जो बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की दिशा हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं डीसी मोटर में। शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली की धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली की धारा आइए बराबर शंट मोटर यानी आर्मेचर की धारा आइए बराबर V माइनस EB बट्टा RA। फॉर्मूला का रट्टा लगा दो दोस्तों, आइए बराबर V माइनस EB बट्टा RA, सी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा कॉर्कस्क्रू दाएं हाथ का नियम, वही इसमें ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लक्स के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग हम करेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन। डीसी मोटर का यहाँ पर फिर प्रकार पूछा है हमसे डायग्राम देकर, सिंपल सा शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, या लॉन्ग कंपाउंड है या शॉर्ट कंपाउंड है। तो डायग्राम को ध्यान से देखने पर यानी आर्मेचर के समांतर में है शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड क्या इस परिपथ से बाहर है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग वो बाहर है,
संट फील्ड वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर की है, तो इसका मतलब क्या हो गया, है तो ये संट। और संट का मतलब क्या है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो सिर्फ क्या है आर्मेचर के ही समांतर में अगर ये पूरी वाइंडिंग होती इस प्रकार, यानी यहाँ तक है, और सिर्फ यानी दोनों आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के अगर क्या समांतर में होती तो ये हो जाती लॉन्ग संट। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ आर्मेचर के समांतर में है संट फील्ड वाइंडिंग, तो ये होगी शॉर्ट संट कंपाउंड मोटर। राइट आंसर डी आंसर होगा दोस्तों, शॉर्ट संट कंपाउंड मोटर का डायग्राम हमें दिया गया है। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र पिछली क्लास में भी हमने इसको पढ़ा है, और न्यूमेरिकल भी इस आधार पर आते हैं, फॉर्मूला भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ईएमएफ या बैक ईएमएफ यानी ईबी, बैक ईएमएफ पश्चात से विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए ईबी बराबर 5 ZNP/60 × A। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, यानी 5 यहाँ पर फ्लक्स, Z चालकों की संख्या, अनघूर्णन गति, और P पोलों की संख्या, और 60 एक नियतांक, और इंटू A यानी समांतर रास्तों की संख्या। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उपकरण का नाम हमसे पूछा गया कौन सा है ये, क्या ये मैग्र है, भू प्रतिरोधक परीक्षक, या आंतरिक ग्राउलर, या बाहरी ग्राउलर। तो दोस्तों ध्यान से इस डायग्राम को देखने पर ही पता चल जाता है कि ये क्या है, बाहरी यानी एक्सटर्नल ग्राउलर का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो ऊपर हमने पढ़ा था शॉर्ट और ओपन वाइंडिंग की जांच करने के लिए डीसी मोटरों में इसका प्रयोग वो किया जाता है। एच आकृति का होता है। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग कौन सी होगी, यानी वाई सी कॉइल पिच वाई पी से कम है, यानी वाई सी लेस देन वाई पी। कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग कौन सी होगी, तो ये होगी दोस्तों शॉर्ट वाइंडिंग, जो ऑप्शन है डी नंबर, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग यहाँ पर बोलेंगे। और फुल पिच वाइंडिंग कब होती, जब पोल पिच बराबर कॉइल पिच, यानी पोल पिच और कॉइल पिच जब बराबर होगी तो होगी फुल पिच वाइंडिंग। और यदि कॉइल पिच है वो पोल पिच से कम है तो होगी शॉर्ट वाइंडिंग। यानी इस वाइंडिंग पर आधारित क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और लगभग सिंपल से ये लॉजिक क्लियर करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े सीरीज प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर है वो काम में कहाँ लिया जाता है, जैसे 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 2 या 2 बिंदु इसको बोल सकते हैं, तो ये सीरीज मोटर में काम में लिया जाता है। और 3 पॉइंट एक 4 पॉइंट होता है वो संट या फिर कंपाउंड यानी कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, लॉन्ग शॉर्ट। तो इनमें क्या है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट काम में लिए जाते हैं स्टार्टर। और स्टार्टर का मेन उद्देश्य क्या होता है, स्टार्टिंग में धारा का मान वो सीमित करना, यानी उच्च मान की धारा प्रवाहित होती है। और आर्मेचर का हमने पढ़ा था प्रतिरोध कम होता है, तो इस कारण आर्मेचर को जलने से बचाने के लिए क्या स्टार्टर लगाया जाता है। और स्टार्टर में भी क्या है एक सुरक्षा युक्त होती है, होल्डिंग कॉइल है, इसको एनवीसी बोलते हैं, होल्डिंग कॉइल होती है एनवीसी। तो एनवीसी के साथ एक प्रतिरोधक होता है, वो प्रतिरोधक क्यों लगाते हैं हम, तो प्रतिरोधक का मेन उद्देश्य ये होता है कि करंट को मतलब प्रवाहित करने से रोकेगा। और सिंपल सा अगर कई बार पता ना हो तो भी इतना मतलब ध्यान लगा दिया, लॉजिक क्लियर हो जाता है कि प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या करेगा, धारा का तो विरोध करेगा। तो यहाँ पर होल्डिंग का करंट बढ़ाएगा क्या, धारा बढ़ाएगा नहीं। वोल्टेज के संबंध में इसको पूछा ही नहीं, सिर्फ धारा के संबंध में इसका सिद्धांत होता है, तो वोल्टेज वाले बार हो जाएंगे। और ये ऑप्शन मतलब ऑप्शन काट कर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको पूरा मतलब पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पता नहीं है फिर भी दोस्तों। तो होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि प्रतिरोध का कार्य होता है धारा को सीमित करना, और एनवीसी की सुरक्षा के लिए करंट को सीमित करने के लिए प्रतिरोध का हुआ लगाया जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला अपना क्वेश्चन है 72 और 73 नंबर। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रेगुलर क्लासें आपको मिलने वाली है, और जितने भी ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें काम आने वाली निम्मी असाइनमेंट बुक पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे तीनों चारों सेमेस्टर के। और इसके अलावा बहुत सेम टू सेम जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो भी हम करेंगे ऑनलाइन। इसमें डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण के लिए किस इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार मेट्रो है अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो उसमें
गति नियंत्रण के लिए पहले तो वहाँ पर पूछ रहे हैं कि सीरीज मोटर कौन सी मोटर काम में लेती है, सीरीज मोटर। और सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि काम में ली जाते हैं, तो फील्ड डाइवर्टर या फील्ड टैपिंग, आर्मेचर डाइवर्टर या आपूर्ति वोल्टेज। तो राइट आंसर इसका रहने वाला फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड को डाइवर्ट करके सीरीज मोटर की गति को बढ़ाया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। शंट फील्ड कॉइल को 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल यानी एनवीसी के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। होल्डिंग करंट बढ़ाने के लिए, होल्डिंग करंट घटाने के लिए, या शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए, शंट फील्ड खुले होने से मोटर सुरक्षित रखने के लिए। तो राइट आंसर डी होगा दोस्तों, यानी एनवीसी के श्रेणी क्रम में लगाने का उद्देश्य है कि शंट फील्ड अगर ओपन हो जाती है तो मोटर की सुरक्षा के लिए उसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि डीसी कंपाउंड मोटर, मिश्रित मोटर यानी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा को की दिशा को बदलकर ही केवल घूर्णन दिशा क्यों बदली जाती है, शंट वाले क्यों नहीं बदलते। क्योंकि शंट सिर्फ आर्मेचर की इसमें क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे को बदलकर ही कंपाउंड मोटर की धारा की दिशा बदली जाती है, क्योंकि मोटर की जो विशेषता है वो बनी रखे। नहीं तो क्या है, मोटर की दोनों की एक साथ इसमें बदलनी होती है। अगर दोनों में एक बदल दें, जैसे सीरीज की बदल दें, कंपाउंड की बदल दें, शंट फील्ड की बदल देते हैं, तो मोटर की विशेषता वो बदल जाएगी। तो इसी कारण क्या है, आर्मेचर धारा की आर्मेचर वाइंडिंग की जो है सिरे बदल कर ही घूर्णन दिशा बदलते हैं कंपाउंड मोटर में, क्योंकि मोटर की विशेषता बनी रहे। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई।